एवरीवन, इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 में जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को पूरे अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। साथ ही यह जो वीडियो है इसमें जो किरण पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, किरण पब्लिकेशन जो कि बिहार एसएससी के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, तो उस किरण पब्लिकेशन के बुक के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के जो जीके क्वेश्चंस है, यानी कि टोटल 50 जीके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सभी 50 जीके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। साथ ही जो सेट नंबर 1 है वो हमने पहले ही कंप्लीट करा चुका है, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट एसएससी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष जो थे उनका नाम था कन्हैया लाल मानेकलाल मुंशी। ठीक है, कन्हैया लाल मानेकलाल मुंशी, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। और कन्हैया लाल मानेकलाल मुंशी के बारे में एक और बात जान लें कि इन्होंने 1938 में, ठीक है, 1938 में भारतीय विद्या भवन के नाम से, ठीक है, एक ट्रस्ट बनाया था। उन्होंने एक शिक्षा से रिलेटेड ट्रस्ट बनाया था 1938 में। तो ये बनाने वाले भी कौन थे? कन्हैया लाल मानेकलाल मुंशी। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेशों में भेजा? ऑप्शन 1 संघमित्रा, ऑप्शन 2 कुणाल, ऑप्शन 3 देवनाम प्रिय और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो अशोक, सम्राट अशोक हैं, उन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश यानी कि श्रीलंका भेजा था। फिर बाद में वो अपनी पुत्री संघमित्रा को राजा देवनाम पिया तिस्सा के अनुरोध पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने हेतु श्रीलंका भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 संघमित्रा। ठीक है, इसके बारे में और बातें जान लीजिए। जो राजा तिस्सा थे, ठीक है, राजा देवनाम पिया तिस्सा, ठीक है, इनके अनुरोध करने पर संघमित्रा ने वहाँ पर धर्म संघिनी संघ की स्थापना भी की थी। तो संघमित्रा ने धर्म संघिनी संघ जो है उसकी स्थापना की थी। कहाँ पर? तो ये श्रीलंका में। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो बौद्ध अशोक ने किसे भेज दिया था? अपनी पुत्री, उसकी जो पुत्री थी संघमित्रा, उसे भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चौथ क्या है? ऑप्शन 1 शिवाजी द्वारा लगाया गया धार्मिक कर, ऑप्शन 2 शिवाजी द्वारा लगाया गया मार्ग कर, ऑप्शन 3 अकबर द्वारा लगाया गया सिंचाई कर या ऑप्शन 4 शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर। तो ये जो चौथ है ये शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया एक तरह का भू संपत्ति कर था। इसके तहत ये होता था कि जितना भी उत्पाद होता है, ठीक है, या फिर जितना भी राजस्व है उसका 1/4 भाग जो है वो आपको शिवाजी को देना पड़ता था। जो वहाँ पर मुगल साम्राज्य के जिस ऐसे जगह पर, ठीक है, जहाँ पर कि मुगल शासन भी था, तो जिस पर शिवाजी ने अपना राज्य कर लिया था, तो वहाँ पर चौथ जो है वो वसूला जाता था वहाँ पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन 1 जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 विनोबा भावे, ऑप्शन 4 S.A. डांगे। तो किसने दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था? ध्यान रखेंगे एक बात कि जो भारत में दल रहित लोकतंत्र है उसका जो समर्थन है या उसके विकास का, ठीक है, इन सभी का जो समर्थन करने वाले थे जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, ठीक है, M.N. रॉय, ये सभी दल रहित लोकतंत्र के समर्थक थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अवधारणा को विकसित और पोषित करने का जो सर्वाधिक कार्य था वो करने वाले थे जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन थे? ऑप्शन 1 कनिष्क, ऑप्शन 2 राजा नरसिंह देव प्रथम,
ऑप्शन 3 पुलकेशी या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो उड़ीसा है उसके कोणार्क सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। ठीक है, याद रखेंगे। उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है ये लगभग 1250 ईस्वी में, ठीक है, लगभग 1250 ईस्वी में राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर के बारे में एक और बात जान ले, जो कोणार्क मंदिर है इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस मंदिर में है क्या चीज़, इस मंदिर को आभूषणों से सुसज्जित भगवान सूर्य के विशाल रथ के रूप में बनाया गया है। यह मंदिर, ये जो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है, ये यूनेस्को के सूची में भी एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया जा चुका है। तो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के बारे में बहुत सारी बातें हैं। इसे कब बनाया गया, 1250 ईस्वी में। किसके द्वारा, राजा नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा। ठीक है, इस मंदिर का दूसरा नाम क्या है, तो यह है ब्लैक पगोड़ा। ठीक है, और ये मंदिर यूनेस्को के सूची में भी शामिल है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बहुत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों, पहला ऑप्शन, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दूसरा ऑप्शन, सूर्य तथा चंद्रमा लंबवत होते हैं। ऑप्शन 3, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं। या ऑप्शन 4, सूर्य तथा पृथ्वी लंबवत होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं। ये इन तीनों के आमने सामने होने के वजह से जो ज्वार है वो बहुत ऊंचे होते हैं, वहीं पर जो भाटा है वो बहुत नीचे होते हैं। ठीक है, तो इसे जो है बृहद ज्वार भाटा के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब होता है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सरल रेखा में हो जाएं, तो सूर्य और चंद्रमा जो है दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटे में योगदान देता है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? ऑप्शन 1 भोजपुरी, ऑप्शन 2 मैथिली, ऑप्शन 3 उर्दू या ऑप्शन 4 अंगिका। ठीक है, तो बिहार राज्य जो है उसकी प्रथम राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन जो द्वितीय राजभाषा है वो है आपका उर्दू। और कब इसे शामिल किया गया था द्वितीय राजभाषा के रूप में? तो 1984 में। 1984 में जो बिहार है उसकी द्वितीय राजभाषा में उर्दू भाषा को शामिल या उसे मान्यता दी गई थी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ऑप्शन 1 गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन 2 गुरु हरगोविंद, ऑप्शन 3 गुरु तेग बहादुर और ऑप्शन 4 गुरु अर्जुन देव। तो याद रखेंगे कि जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनके पुत्र गुरु हरगोविंद, ध्यान रखेंगे ये जो गुरु हरगोविंद थे, ठीक है, वो आरंभ से मतलब शुरुआत से ही मुगलों के कट्टर शत्रु थे। ठीक है, शुरुआत से ही वो मुगल पर बहुत ज़्यादा मुगल के अत्याचार को वो सहन नहीं करते, उससे कट्टर शत्रु थे। साथ ही ये जो है गुरु हरगोविंद, इन्होंने अपने अनुयायियों को शस्त्र रखने तथा मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध युद्ध करने को कहा था। और साथ में इन्होंने अपने आप को, स्वयं को सच्चा बादशाह भी कहा था। इसके बारे में और जान लीजिए। इन्होंने राज्योचित छत्र, शस्त्र और बाज ये सभी धारण किए थे और साथ में सैनिक पोशाक जो है उसे भी पहनना आरंभ कर दिया था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 गुरु हरगोविंद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 मुंगेर, ऑप्शन 2 नालंदा, ऑप्शन 3 छपरा या ऑप्शन 4 वैशाली। तो जो बेड़िया नामक जनजाति है, ठीक है, वो बिहार के मुंगेर जिला में पाई जाती है। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। जो बेड़िया नामक जनजाति है वो कहाँ पाई जाएगी? तो वो मुंगेर जिला में पाई जाती है। अब आइए प्रश्न संख्या 10, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? ऑप्शन 1 350, ऑप्शन 2 600, ऑप्शन 3 500 या फिर ऑप्शन 4 750। तो जो राज्य विधानसभा है, ठीक है, उसमें सदस्यों की जो अधिकतम निर्धारित संख्या है वो है 500। ठीक है, याद रखेंगे ये ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत में अत्यंत दीर्घ दिन डैश को होता है। ठीक है, भारत में जो सबसे दीर्घ दिन है, ठीक है, सबसे बड़ा दिन जिसे बोलते हैं, वो जो दिन होता है वो किस दिन होगा? तो याद रखेंगे जो 21 जून है, ठीक है, 21 जून को भारत का सबसे लंबा दिन होता है। ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत क्या है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो जो 21 जून है उसे उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि इधर हमारे साइड जो है, इसे ग्रीष्मकालीन संक्रांति भी कहा जाता है। वहीं पर यह दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन को कहा जाता है शीतकालीन संक्रांति। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो 21 जून है उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी सबसे प्रत्यक्ष होती है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें यहाँ पर हमारे भारत में जो शीतकालीन संक्रांति है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। दो बातें ध्यान रखेंगे। पहला, 21 जून जो है वो भारत में अत्यंत दीर्घ दिन होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 21 जून को जो सूर्य की रोशनी है वो उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि भारत में सबसे प्रत्यक्ष होती है। वहीं पर जो शीतकालीन संक्रांति है वो 22 दिसंबर। तो 2 दिन याद रखेंगे, एक 21 जून और दूसरा 22 दिसंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, कासिम बाजार। ठीक है, कासिम बाजार विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दीव एक द्वीप है। ऑप्शन 1 दमन से हटकर, ऑप्शन 2 गोवा से हटकर, ऑप्शन 3 गुजरात से हटकर, या ऑप्शन 4 महाराष्ट्र से हटकर। तो जो दीव है, ठीक है, अगर भौगोलिक दृष्टि से इस पर ध्यान देने की कोशिश करें तो यह जो है खंभात की खाड़ी के पास है, यानी कि आप कह सकते हैं जो गुजरात है, ठीक है, गुजरात के पास ये द्वीप है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन 3 गुजरात से हटकर। दीव जो द्वीप है वो गुजरात के पास अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा है, ठीक है, वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? ऑप्शन 1 लाल सागर, ऑप्शन 2 तिमोर सागर, ऑप्शन 3 उत्तरी सागर, या ऑप्शन 4 अरल सागर। तो जो भूमध्य, ठीक है, जो भूबद्ध सागर हैं वो सभी कौन कौन से हैं देखिए। एक है अरल सागर, दूसरा है मृत सागर, उसके बाद है ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है, उसके बाद कैस्पियन सागर, ठीक है, उसके बाद साल्टोन सागर। तो ये सभी जो है ये भूबद्ध सागर हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? उसके हिसाब से अरल सागर विल बी द आंसर, यानी कि ऑप्शन 4 जो है हमारा अरल सागर वह भूबद्ध सागर है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? ऑप्शन 1 कृष्णा, ऑप्शन 2 गोदावरी, ऑप्शन 3 कावेरी, या ऑप्शन 4 महानदी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है? तो वो कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि कावेरी नदी। और क्या जान ले इसके लिए, यह जो इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई है 90 मीटर। ठीक है, और इसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो जल विद्युत उत्पादन के लिए इस शिव समुद्रम जलप्रपात का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 3 बातें ध्यान रखेंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात है कहाँ पर? तो ये कावेरी नदी पर। कहाँ पर, किस राज्य में? तो कर्नाटक। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 90 मीटर। काम क्या होता है? तो इसका काम है जल विद्युत उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इनकलाब जिंदाबाद का नारा, ठीक है, ये किसने दिया था? ऑप्शन 1 चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन 2 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 3 भगत सिंह, या ऑप्शन 4 इकबाल। तो जो इनकलाब जिंदाबाद है, ठीक है, उस इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है सबसे पहले किसने लगाया था? तो वो थे सर्वप्रथम हसरत मोहानी। इन्होंने कलकत्ता के एक श्रमिक हड़ताल के दौरान इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। लेकिन बाद में इस इनकलाब जिंदाबाद के नारा को आम बनाने का श्रेय जो है वो चला जाता है भगत सिंह के पास। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा भगत सिंह। ठीक है, 2 बातें जान रहिएगा।
जो इनकलाब जिंदाबाद है, इसका सबसे प्रथम जो इसका नारा है वो किसने लगाया था? वो लगाया था हसरत मोहानी साहब ने। कहाँ पर? तो कलकत्ता के एक श्रमिक हड़ताल के दौरान। बाद में इस इनकलाब जिंदाबाद के नारे को जो आम बनाने का श्रेय है वो जाता है भगत सिंह के पास। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का अमर गीत वंदे मातरम को डैश ने लिखा है? ऑप्शन 1 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 2 शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन 3 बंकिम चंद्र चटर्जी और ऑप्शन 4 सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। तो जो भारत का अमर गीत है वंदे मातरम, ठीक है, इसे लिखा किसने? तो इसे ये जो है वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का जो एक उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ, उसी के अंदर यह एक कविता मौजूद है। और यह कविता किस चीज़ के लिए है? तो ये हमारे मातृभूमि के लिए है। ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि जो भारत का अमर गीत है राष्ट्र ये वंदे मातरम, ये कहाँ से लिया गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 बंकिम चंद्र चटर्जी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है? ऑप्शन 1 डच KLM, दूसरा एयर कनाडा, तीसरा क्वांटास एयरवेज और ऑप्शन 4 एयर सहारा। तो जो प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है उसमें दो एयरलाइन जो है दो बहुत ही प्राचीन है। एक है डच KLM और जो दूसरा है वो है क्वांटास एयरवेज। तो जो डच एयरलाइन है इसकी स्थापना हुई थी 7 अक्टूबर 1919 को। इसकी स्थापना हुई थी 7 अक्टूबर 1919। वहीं पर जो आपका क्वांटास एयरवेज है ये भी बहुत पुरानी है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई है 16 नवंबर 1920। ठीक है, एक साल का अंतर। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो सबसे प्राचीनतम एयरलाइन है वो है डच KLM, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चरित किया? जो हंस दमयंती है इसे किसने चरित किया? ऑप्शन 1 A.E. मेनन, ऑप्शन 2 राजा रवि वर्मा, ऑप्शन 3 रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन 4 अमृता शेरगिल। ठीक है, याद रखेंगे जो हंस दमयंती है, ठीक है, ये राजा रवि वर्मा के द्वारा जो है 1889 में, ठीक है, 1889 में एक चित्रित एक चित्रकला है। ठीक है, ये एक चित्रकला है हंस दमयंती। तो लिखने वाले कौन है? ये चित्रकार हैं आपके राजा रवि वर्मा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष में आई थी? ऑप्शन 1 1965, ऑप्शन 2 1966, ऑप्शन 3 1967 या ऑप्शन 4 1968। तो जो हेमा मालिनी है, ठीक है, हेमा मालिनी जी की जो सबसे पहली हिंदी फिल्म थी, ठीक है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि जो हेमा मालिनी है इनका सबसे पहला हिंदी फिल्म जो है वो 1968 में सपनों के सौदागर में राज कपूर के साथ इन्होंने काम किया था। तो जो सबसे पहली हिंदी फिल्म थी वो 1968 में आई थी। क्या नाम था उस फिल्म का? उस फिल्म का नाम था सपनों का सौदागर। ठीक है, सपनों के सौदागर जो थी सबसे पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें हेमा मालिनी जी ने काम किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रघुपति राघव राजा राम किसने लिखा है? ऑप्शन 1 गांधी जी, ऑप्शन 2 टैगोर, ऑप्शन 3 अरविंद घोष या ऑप्शन 4 विष्णु दिगंबर पुलस्कर। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये रघुपति राजा राम जो है यह एक हिंदू भक्ति गीत है और इसे जो लिखने वाले थे वो थे विष्णु दिगंबर पुलस्कर। तो ठीक है, तो विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने इसे लिखा था। साथ ही तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर होगा, लेकिन इसे जो लोकप्रिय बनाया गया था वो बनाया गांधी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में डैश में नया पैसा का परिचय कराया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था। ऑप्शन 1 1957, ऑप्शन 2 1960 या फिर 1962 या ऑप्शन 4 1959। तो पहले एक बात जान लीजिए, भारतीय सिक्का संशोधन अधिनियम जो है 1955 में आया था। ठीक, और
यह जो है लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1957 में। यहीं पर जो 8 आना जो था उसे उसके बजाय 100 पैसे में बांट दिया गया था। 1 रुपया को पहले 16 आना में बांटकर उपयोग करते थे, लेकिन जब ये भारतीय सिक्का संशोधन अधिनियम 1955 में आया, यानी कि 1957 में लागू होने के बाद ये जो 1 रुपया है अब उसे 100 पैसे में बांट दिया गया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 1957। ठीक है, याद रखेंगे जो भारतीय सिक्का संशोधन अधिनियम है वो आया था 1955 में, लेकिन जो लागू हुआ वो हुआ था 1957 में। और इसी के तहत 1 रुपया जो कि पहले 16 आना के बराबर हुआ करता था, उसके बजाय अब जो है 1 रुपया को 100 पैसे में बांट दिया गया था। ठीक है, इसी को कहा जाता है नया पैसा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? ऑप्शन 1 रौफ, ऑप्शन 2 झोड़ा, ऑप्शन 3 विधि और ऑप्शन 4 सुईसनी। एक बात जान लीजिए, जो रौफ है वो कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का। वहीं पर जो झोड़ा है ये आपका उत्तराखंड का है। ठीक है, और जो विधि है वो आंध्र प्रदेश का है, और सुईसनी आपका राजस्थान। तो आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है? तो ये होगा सुईसनी, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष डैश है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन 1 नारियल, ऑप्शन 2 चंदन, ऑप्शन 3 वट या ऑप्शन 4 नीम। ठीक है, याद रखेंगे भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है वट। वट वृक्ष जो है उसे बोला जाता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे जानते हैं कल्प वृक्ष से भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, या फिर इसे कहा जाता है इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा वट। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है कल्प वृक्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ईसा 1506 में नई आगरा बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, तो जो सिकंदर लोधी थे उन्होंने 1506 ईस्वी में आगरा की स्थापना की तथा उसे अपना राजधानी बनाया था। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सिकंदर लोधी, जो कि 1506 में नई आगरा को बसाकर उसे अपनी राजधानी बना लिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। ऑप्शन 1 ग्राम, ब्लॉक और जिला, ऑप्शन 2 मंडल और जिला, ऑप्शन 3 ग्राम, जिला और राज्य, ऑप्शन 4 ग्राम, मंडल, जिला और राज्य। तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी है उन्होंने जो सुझाव दिया था, उन्होंने कहा था कि जो पंचायती राज है उसकी संरचना कुछ इस तरीके से 3 स्तर पर होनी चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए ग्राम पंचायत, ठीक है, उसके बाद होना चाहिए ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक कह सकते हैं आप, जो पंचायत समिति है वो ब्लॉक स्तर पर होनी चाहिए, और वहीं पर जो जिला परिषद है वो जिला स्तर पर होनी चाहिए। यानी कि तीन स्तर पर होनी चाहिए पंचायती राज की संरचना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 सोलापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 सालेम तमिलनाडु या ऑप्शन 4 वारंगल आंध्र प्रदेश। तो जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है वो आपका आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अवस्थित है। ठीक है, और किस नाम से है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से ये है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 श्रीहरिकोटा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? ऑप्शन 1 केडी जादव, ऑप्शन 2 पीटी उषा, ऑप्शन 3 अभिनव बिंद्रा या ऑप्शन 4 सीके नायडू। याद रखेंगे जो ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले सबसे प्रथम भारतीय हैं वो है अभिनव बिंद्रा। हालांकि अगर बात करें कि सबसे प्रथम ओलंपिक में पदक जीतने वाले कौन थे, तो वो 1952 में आपका केडी जादव ने जीता था। ठीक है, 2 बातें हैं। सबसे पहले पदक जीतने वाले कौन है, तो वो हैं 1952 में केडी जादव। वहीं पर प्रथम भारतीय स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं अभिनव बिंद्रा 2008 में। ठीक है,
किसमें? तो 10 मीटर एयर राइफल के स्पर्धा में उन्होंने जीता था 2008 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बिहार ने कितने जिले में संपूर्ण साक्षरता का अभियान पूरा किया है? ऑप्शन 1 11, ऑप्शन 2 24, ऑप्शन 3 27 या ऑप्शन 4 23। तो आपका आंसर होगा 24 जिलों में जो है संपूर्ण साक्षरता का अभियान पूरा किया जा चुका है। ठीक है, अभी भी 11 जिला जो है वहाँ पर संपूर्ण साक्षरता अभियान लागू कर रहे हैं। ठीक है, और शेष 3 जिले जो हैं जहाँ पर सतत शिक्षा अभियान चला रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? ऑप्शन 1 क्रांति, भय, ऑप्शन 2 शांति, ऑप्शन 3 विरोध, ऑप्शन 4 युद्ध विराम। तो जो काला रंग का ध्वज है ना, वो विरोध का प्रतीक है। हमेशा ध्यान रखें, जो काला रंग का काला झंडा है उसका उपयोग किया जाता है आक्रामकता, ठीक है, ये चीज़ें, पराजय नहीं, मतलब कह सकते हैं विरोध का प्रतीक है। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर, विरोध होगा आपका। ठीक है, काला रंग जो है, काला रंग का जो ध्वज है वो विरोध का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन एयरफोर्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 इलाहाबाद, ऑप्शन 2 हैदराबाद, ऑप्शन 3 बेंगलुरु या ऑप्शन 4 जलाहली। तो याद रखेंगे, ये जो स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन है ये बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में स्थित है। इसे कब खोला गया था? इसे खोला गया था 29 मई, इसे खोला गया 29 मई, ठीक है, 1957 को खोला गया था। 29 मई 1957 को स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन खोला गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मंदी रिसेशन जो है उसकी परिभाषा क्या है? ऑप्शन 1 मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की गति धीमी होती है। ऑप्शन 2 वह समय जिसमें बेकारी बढ़ती है और मांग और उत्पादन गिरता है। ऑप्शन 3 वह समय जिसमें मांग के अभाव से माल का संग्रह बढ़ता है। या ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जब रिसेशन आती है ना, रिसेशन जो है उस समय मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की जो गति है वो बहुत धीमी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, इस समय में बेकारी बढ़ती है और मांग और उत्पादन दोनों ही गिरता है। ठीक है, और आगे देखिए, इस समय जो है कह सकते हैं मांग के अभाव से जो माल है उसका संग्रह भी बढ़ जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी विकल्प। ठीक है, ये सभी जो है रिसेशन की सही परिभाषा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश पर किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है? ऑप्शन 1 गुवाहाटी, ऑप्शन 2 मुंबई, ऑप्शन 3 कोलकाता या ऑप्शन 4 चंडीगढ़। तो जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, इसके अलावा कई ऐसे जगह है जहाँ पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है इसका क्षेत्राधिकार है। जरा इसके बारे में जान लीजिए। जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, 1948 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और इसका जो क्षेत्राधिकार है वो है असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश। तो जो अरुणाचल प्रदेश है वो किस पर जो हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार होगा वो होगा आपका गुवाहाटी का क्षेत्राधिकार है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 मनेर, ऑप्शन 2 वैशाली, ऑप्शन 3 गया या ऑप्शन 4 भागलपुर। तो जो अकबरी मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपको पटना के नज़दीक मनेर में अवस्थित है अकबरी मस्जिद। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश या ऑप्शन 4 हिमाचल प्रदेश। तो जो महाबलेश्वर है, ठीक है, महाबलेश्वर जो है वो महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर, महाबलेश्वर। साथ ही इसके बारे में जान ले कि ये जो आप महाबलेश्वर है यह एक हिल स्टेशन भी है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती?
पहला उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, दूसरा अध्यक्ष या स्पीकर के निर्वाचन में, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति के महाभियोग में, या ऑप्शन 4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में। ठीक है, न्यायाधीशों का। तो किस जगह पर राज्यसभा जो है इसकी भूमि नहीं होती? तो याद रखेंगे कि जो लोकसभा है, ठीक है, उसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। तो जो लोकसभा है उसके जो अध्यक्ष है यानी कि जो उसका स्पीकर है उसके निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 अध्यक्ष या स्पीकर के निर्वाचन में। ठीक है, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, डेमोक्रेसी शब्द किसी भाषा से उत्पन्न हुआ है? सही, किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? सही विकल्प चुने। ऑप्शन 1 लैटिन, ऑप्शन 2 फ्रेंच, ऑप्शन 3 जर्मन, या ऑप्शन 4 ग्रीक। तो डेमोक्रेसी जो है वो एक ग्रीक भाषा क्या जो वर्ड है डेमोक्रेसिया, डेमोक्रेसिया। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेसिया। ठीक है, इसी से लिया गया है और इस डेमोक्रेसिया का मतलब होता है जनता का शासन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 4 ग्रीक करेक्ट आंसर होगा डेमोक्रेसिया। ठीक है, इसी से लिया गया है डेमोक्रेसी शब्द। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मार्टर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन चुनें। ऑप्शन 1 यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ऑप्शन 2 यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है, ऑप्शन 3 इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है, या ऑप्शन 4 यह मिसाइल ईरान की है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो मार्टर कासिम सुलेमानी है इसके नाम पर जो मिसाइल रखी गई है इसके बारे में जो बातें सही है पहले उसे देखिए। यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद यह जो है यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है, ये बात गलत है। ठीक है, इस मिसाइल की जो रेंज है वो 1400 किलोमीटर है, यह भी बात सही है। ठीक है, आगे देखिए, यह मिसाइल ईरान की है, बिल्कुल सही। तो इन सभी में देखा जाए अगर तो जो आपका ऑप्शन गलत कथन है वो है आपका ऑप्शन 2, यानी कि यह मिसाइल जो है वो ईरान और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है, ये कथन गलत है। तो ऑप्शन 2 जो है वही होगा हमारा आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 सोरा उत्पादन, ऑप्शन 2 सेल खड़ी उत्पादन, ऑप्शन 3 टिन उत्पादन, या ऑप्शन 4 ग्रेफाइट उत्पादन। तो जो गोपालगंज जिला है वो सोडा उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, डिफेंस फोर्सेस की जो सर्वोच्च कमांड है उसका अधिकार किसके पास है? ऑप्शन 1 फील्ड मार्शल, ऑप्शन 2 कमांडर इन चीफ, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री, या ऑप्शन 4 भारत का राष्ट्रपति। तो जो डिफेंस फॉर्मेस हैं, ठीक है, फोर्सेस, ठीक है, इसकी जो सर्वोच्च कमांड का अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो ऑप्शन 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत का प्रथम गान कब हुआ था? ऑप्शन 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता की सभा में दिसंबर 27, 1911 में, ऑप्शन 2 भारत की बंधारणीय सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 में, भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1959 में, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी विकल्पों में से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, राष्ट्रीय गीत जो है इसका सबसे प्रथम गान जो है वो कहाँ हुआ था पहले जानने की कोशिश करते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो है जन गण मन। ठीक है, इसके जो कवि हैं वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, तो इसे जो पहली बार इसका जो कह सकते हैं गान जो है पहली बार वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 27 दिसंबर 1911। याद रखेंगे, 27 दिसंबर 1911 में सबसे प्रथम बार इसका गान हुआ था, सार्वजनिक रूप से गाया गया था। कहाँ पर? तो राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन। तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन 1 करेक्ट। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता की सभा में
दिसंबर 27, 1911 में राष्ट्रीय गीत यानी कि जनगण मन जो है इसका सबसे प्रथम गान हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का ऐसा तंत्र है जिसमें ऑप्शन 1 लोग सिविल सेवकों को चुनते हैं, ऑप्शन 2 लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, ऑप्शन 3 लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधा भाग लेते हैं, या ऑप्शन 4 सरकारी पदाधिकारी विभिन्न नीतियों के विषय में लोगों से परामर्श करते हैं। ठीक है, तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसके तहत लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं, तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यही होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 पणजी गोवा, ऑप्शन 2 लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 पुणे महाराष्ट्र, या ऑप्शन 4 नागपुर महाराष्ट्र। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो है यह गोवा में अवस्थित है, तो गोवा यानी कि पणजी जो है आपका ऑप्शन 1 ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, साथ ही इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो याद रखना इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1966 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1966 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, किस देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? तो बिहार में जो है, बिहार राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर बिहार हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की राष्ट्रगीत की रचना किसने की? ऑप्शन 1 रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 2 बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन 3 श्री अरविंद, या ऑप्शन 4 महात्मा गांधी। ठीक है, तो जो भारत है, भारत की जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसकी जो रचना है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। वहीं पर जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, उसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो यहाँ पर बात हो रही है भारत की राष्ट्रीय गीत यानी कि आप कह सकते हैं वंदे मातरम, तो इसकी जो रचना है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी जैसे? ठीक है, तो जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्हें शांति का प्रतीक भी कहा जाता है और साथ ही वो गांधी जी के अनुयायी भी थे। तो इसीलिए वो जो आप कह सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री थे, वो हिंसा और आक्रामकता इस पर विश्वास नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन 2 शांति दूत, वो सही उत्तर होगा आपका। जो लाल बहादुर शास्त्री है उसकी पहचान शांति का प्रतीक के रूप में भी जाना जाता था उन्हें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मैग्सेसे अवार्ड रमन मैग्सेसे के नाम से प्रचलित है। वह जमीन सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए भी मशहूर थे। तो वो कौन थे? पहला ऑप्शन है फिलीपींस के प्रमुख थे, ऑप्शन 2 स्पेन के प्रमुख थे, या ऑप्शन 3 स्कॉटलैंड के प्रमुख थे, या चौथा मलेशिया के प्रमुख थे। तो आप जान सकते हैं जो फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे उन्हीं के रूप में कार्यरत थे रमन मैग्सेसे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 होगा फिलीपींस के प्रमुख थे, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है। ऑप्शन 1 तुजुक ई बाबरी में, ऑप्शन 2 तुजुक ई सल्तनत में, ऑप्शन 3 खर्चा ई बाबरी में, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो बाबर है उन्होंने अपने अनुभवों का वर्णन किया है किसमें? तो तुजुक ई बाबरी में, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। 48 का 1 होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है। ऑप्शन 1 टाटा नगर में, ऑप्शन 2 मुरी में, ऑप्शन 3 पतरातू में, या ऑप्शन 4 बरौनी में। तो जो बिहार है उसमें तेल शोधक कारखाना आपका बरौनी में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में अवस्थित है। और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? कोलकाता, ऑप्शन 2 मुंबई, ऑप्शन 3 नई दिल्ली, या ऑप्शन 4 गुवाहाटी। तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपका कोलकाता में अवस्थित है, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक हमारा मॉडल कह सकते हैं कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो
अब इसके बाद हमने मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर लिया है। ये यहाँ पर हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब आने वाले वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट 3, 4 इस तरीके से आगे चलते चलेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।